हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम जो आपको डिस्कशन करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो आपको तीसरी जो वीडियो है उसमें हम आपको डिस्कशन करेंगे। इसमें आपके लिए हम बताएंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको दिया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जाम्पल हमने दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें वैसे जनरली आपके लिए 4 टाइप होते हैं इसके। एक होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक होता है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पर हम इस वीडियो में आपके लिए एक एक अलग अलग और टाइप की अलग अलग वीडियो बताएंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। क्लियर है बात? ठीक, तो यहाँ पर हम अब आपके लिए जो बताने जा रहे हैं वो बताएंगे आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, जो कि हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप पहले डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ chemical properties of alkyl halide। क्लियर है? अब इसमें भी हम बताने जा रहे थे आपके लिए क्या टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, इनके हमारे पास कितने टाइप्स हैं? फर्स्ट है आपके लिए SN1 रिएक्शन, SN1 जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ठीक, दूसरी है आपकी SN2 जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। थर्ड है आपके लिए SN और I, क्या है I, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। ठीक, इसमें फोर्थ है आपके लिए SN और एरोमेटिक, मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक। ठीक है, जनरली आपके लिए 4 हैं, ऐसे और भी हैं इसके, इसको एक एसिल हैलाइड की होती है, लेकिन जनरली आपके लिए जो मेन हैं वो आपके लिए ये 2 हैं। ठीक है, SN1 और SN2, लेकिन हम इसको भी और इसको भी आपके लिए अलग अलग वीडियो में आपको बता देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो चलो हम अच्छे तरीके से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको SN1 रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे अधिकतर क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो चलो जल्दी से हम डिस्कशन करते हैं आपके लिए SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम साफ़ कर रहे हैं। तो आपको एक एक रिएक्शन यहाँ पर हम बताएंगे, उसको अच्छे तरीके से आपको समझना है। कुछ एग्जाम्पल भी देंगे जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट हम बताने जा रहे थे कौन सी आपकी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं SN1। देखो सब बताएंगे यहाँ पर SN1 इसका क्या मतलब है, क्या कैसे, ये सब कुछ यहाँ पर डिस्कशन होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा आपके लिए, तो हर पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझें। ठीक है, और वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा देखें, तब आपको ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इसमें हम इसकी पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म से हम थोड़ा आपके लिए डिस्कशन करेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म क्या है? देखो इधर आप यहाँ पर R3X, इसको बोलते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड। इसको भी हम बताएंगे क्यों लेते हैं। क्लियर है बात क्या नहीं? ठीक, होता क्या है यहाँ पर, एक ये आपका स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप। ठीक है, जिसको हम स्लो स्टेप को ही हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको RDS के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसमें होता है कि ये स्लोएस्ट स्टेप है, इसलिए इसको हम स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। ये केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा।
होता क्या है यहाँ पर आपके लिए फॉर्मेशन होगा आपके लिए क्या, सॉरी यहाँ पर सी लगा लो, कार्बोकैटायन। क्या होगा? कार्बोकैटायन, पहले स्टेप। क्लियर है बात? अब आगे क्या है इसमें, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, जो कार्बोकैटायन हमारा बना है इसको बोलते हैं टर्सरी कार्बोकैटायन। ठीक, जो टर्सरी कार्बोकैटायन होगा R3C पॉजिटिव, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? एक न्यूक्लियोफिलिक के साथ, जो कि यहाँ पर H2O हम ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक सॉल्वेंट की तरह, प्रोटिक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, उसको भी हम बताएंगे। ये देखो यहाँ पर अटैक करेगा बिल्कुल। ये जो स्टेप होता है वो कैसा होता है? आपका फर्स्ट स्टेप है, होगा क्या? R3COH और H, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव। क्लियर है? तुरंत ही इसी स्टेप में क्या होता है, H2O दोबारा से रिएक्शन करके यहाँ जो H पॉजिटिव है, चाहे इसको देख लो, ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो R3OH और प्लस H3O पॉजिटिव रिमूव हो जाता है। क्लियर है बात? ये इसकी मैकेनिज्म है। देखो इस मैकेनिज्म से हमें बहुत सारी बातें आपको क्लियर होगी। ठीक है, उनको आपको ध्यान में रखते हुए समझना है। ठीक, देखो अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट इसकी, या तो आप ये समझ सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो यहाँ पर डाल रहे हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो इधर, कि ये यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है? यूनिमॉलिक्यूलर, या इसको हम SN1 रिएक्शन क्यों कहते हैं? इसका मतलब क्या है? देखो इसका जो रेट होगा केमिकल काइनेटिक्स में, रेट जो होगा इसका केवल देखो यहाँ पर एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। ठीक, तो अगर मैं इसका रेट निकालूं तो क्या होगा? R3X, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर फर्स्ट होगा, क्योंकि इसकी पावर इसके, इसलिए इसका ऑर्डर फर्स्ट है। ठीक है, इसलिए इसको SN1 रिएक्शन कहते हैं और यूनिमॉलिक्यूलर। क्लियर? ठीक, क्योंकि यहाँ पर यूनिमॉलिक्यूलर का मीन्स है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 1 है। क्योंकि यहाँ पर जो हम ले रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल नहीं है। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ इसका जो रेट है वो डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड on concentration of alkyl halide, but does not depend concentration of न्यूक्लियोफिलिक की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रहा इसका। क्लियर है बात यहाँ पर? ठीक, तो सबसे पहले हमें ये बात पता चली कि इसको भाई साहब हम यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात यही समझ लो। सेकंड, इसमें क्या होता है? आप देखो ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में हो रही है। 2 स्टेप टेक प्लेस, जिसमें 1 स्टेप है। 1 स्टेप क्या है? 1 स्टेप स्लो है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं? RDS, मीन्स रेट डिटरमाइन स्टेप। और जो सेकंड स्टेप है आपका, सेकंड स्टेप है वो क्या है? सेकंड स्टेप आपका क्या? फास्ट है। क्लियर है, जिसमें आपके लिए क्या? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। क्लियर? अब यहीं मैं आपसे कहूँ कि तीसरा पॉइंट क्लियर है। देखो इसकी मैकेनिज्म से हम ये डिटरमाइन करते हैं, इसलिए हमने इसकी प्रॉपर्टी, हम क्या कह सकते हैं कि इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, बिल्कुल ये भी आपके लिए सही है। देखो फर्स्ट स्टेप में ही आपको कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? ठीक, और ये 2 स्टेप में होती है। अब इसमें जो आगे से क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक कर रहा है वो आपके लिए क्या, इसमें देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि आपके लिए फ्रंट से कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम 4 पॉइंट आपको बताएंगे कि न्यूक्लियोफिलिक इसमें फ्रंट से कर रहा है, क्यों है ऐसा, इसलिए है। ठीक है, तो इसलिए इसमें पहले जो 4 पॉइंट है उसको लिख लो आप। 4 पॉइंट क्या है? इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक लेते हैं हम, या तो वो कैसा होना चाहिए? पुअर न्यूक्लियोफाइल, या हम ये कह सकते हैं एंड वीक बेस। क्या? वीक बेस।
ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक कैसा होना चाहिए, पुअर होना चाहिए, जिससे कि ईजिली तरीके से कार्बोकैटायन पर अटैक कर जाएं। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए देखो 4 पॉइंट आपको बता दिए हैं कि पुअर न्यूक्लियोफिलिक लेना चाहिए, ठीक है, या वीक बेस होना चाहिए, ठीक है। थर्ड में आपको फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है, ठीक है। सेकंड में 2 स्टेप में ये रिएक्शन होती है, ठीक, और प्रॉपर और यूनिमोलिकुलर है, ठीक है। 4 पॉइंट हैं। अभी मैं आपके लिए इसमें और भी पॉइंट बताऊंगा, इससे पहले आप इसको नोट करें जल्दी से। नेक्स्ट आप इसमें देखें 5 पॉइंट, 4 हमने आपको बता दिए थे। इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, उसको बताएंगे हम क्या है, आगे हम बताएंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का। अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है। स्टीरियो केमिस्ट्री में जो SN1 रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन रेसिमाइजेशन होती है। क्या है, रेसिमाइजेशन। अब रेसिमाइजेशन का मतलब अभी हम पता चल जाएगा आपके लिए क्या होता है। रेसिमाइजेशन होता क्या है, देखो, जो यहाँ पर हमने कार्बोकैटायन लिया था, आपने देखा एल्किल हैलाइड में, जैसे इसकी मैकेनिज्म हम जल्दी से अगर यहाँ नोट करें तो क्या बताई थी हमने, ये पहला स्टेप कैसा रहता है, यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, ठीक, R3 पॉजिटिव। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन किसके साथ रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक के साथ, ठीक है। तो बनाता क्या है आपके लिए, R3COH। पहला स्टेप कौन सा होता है, स्लो स्टेप, और दूसरा स्टेप कैसा होता है आपका, फास्ट। यहाँ से समझना। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री का मीन्स है कि जो हमारे ग्रुप लगे होते हैं कार्बोकैटायन से, उनकी पोजीशन चेंज होना, ठीक है। तो उसको हम एक में बोलते हैं रिटेंशन, एक होता है इन्वर्जन। तो उसको जैसे यहाँ पर कार्बोकैटायन जब फॉर्मेशन होता है तो जो कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, प्लेनर होती है, ट्रायगोनल प्लेनर है, ठीक है। जैसे इस तरीके से आप बना सकते हैं कार्बोकैटायन को, यहाँ R1 ले रहा हूँ मैं, यहाँ R2, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है ये कैसा होना चाहिए, कायरल होना चाहिए। कैसा, कायरल। कायरल का मतलब ये होता है कि सभी कार्बन की वैलेंसी, ऑल वैलेंसी या ऑल वैलेंसी ऑफ कार्बन आर डिफरेंट। सभी क्या होनी चाहिए आपकी, डिफरेंट, ठीक है। उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। जैसे आपने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ X ले लिया, यहाँ A और यहाँ B और ये, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, या एटम बोल सकते हैं, ठीक है। समझते रहना ध्यान से। इसलिए मैंने यहाँ पर एल्किल ग्रुप डिफरेंट, ये क्या है, ये एक प्लेन में है, ये क्या है, एक प्लेन में, ठीक है। ये इसका बैक एंड ऑर्बिटल होगा, ठीक है, एक प्लेन में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल प्लेनर। क्लियर है बात, मतलब एक इस तरीके से समझ लो आप, एक प्लेन में रखे हुए हैं तीनों, ठीक है, बॉन्ड जो हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ट्रायगोनल प्लेनर। क्लियर है। होता क्या है, होता ये है, अगर मैं इसकी रिएक्शन बताऊं आपके लिए, तो देखो ये आपके लिए क्या है, R, और इसको मैं R1 ले रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ मैं R2, ये कार्बोकैटायन। क्लियर है। होता क्या है, जब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, क्या अटैक करता है, तो उसमें पॉसिबिलिटी दोनों बनती हैं। मीन्स फ्रंट से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक, और कहाँ से कर सकता है, बैक साइड से भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं बैक साइड अटैक, अटैक। क्लियर है। यहाँ क्या है आपके लिए, फ्रंट अटैक, ठीक है। इसको रियर साइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियर साइड। क्लियर। अब 2 पॉसिबिलिटी मेरे पास बनती हैं यहाँ पर, ठीक, कंपाउंड बनने की। समझना, जब ये बैकवर्ड साइड से अटैक करता है तो ये पॉसिबिलिटी है आपकी, न्यूक्लियोफाइल है R और R2, और ये है आपका R1, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी, जब ये फ्रंट से सामने से ही अटैक करता है तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है आपके पास, C, न्यूक्लियोफाइल है ये। क्लियर। और यहाँ पर क्या है आपके लिए, R2 है, और ये है आपके लिए R1। देखो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जब हम बैकवर्ड साइड से अटैक कर रहे हैं
तो इसमें जो ये R1 है, R1 इसको आप यहाँ समझें, R1 है ये पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, इधर देखो। तो देखो इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं हम इन्वर्जन, मतलब इन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? इन्वर्ज। इन्वर्ज का मतलब है एक तरीके से अपोजिट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बात क्या है, यहाँ पर जहाँ से लिविंग ग्रुप हटाता तुरंत वहीं से क्या है आपके लिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया है, ठीक है। तो और जो एल्काइल ग्रुप हैं ये जिस पोजीशन पर थे उसी पर थे, रिटेन थे, मीन्स इसको बोलते हैं हम रिटेंशन। क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बात? मतलब रिटेन, उसने उसकी पोजीशन को क्या कर दिया? रिटेन कर दिया, कोई भी चेंज नहीं। जहाँ से लिविंग ग्रुप हटा था तुरंत वहीं आकर न्यूक्लियोफिलिक लग गया। देखो यही पोजीशन है। अब होता क्या है, इसी को अगर मैं कहूँ कि इनको अगर मैं सपोज करो इसको मिरर के सामने रख दूँ, ये मेरे पास क्या है? मिरर है। क्या है? मिरर है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड बना हुआ है ये अपोजिट है इसकी। क्लियर है? देखो न्यूक्लियोफिलिक उधर दिखाई देता, R1 इधर है तो इधर दिखाई दे रहा है। मीन्स क्या है, ये इसकी क्या है? ये मिरर इमेज बना रहा है जो कि अपोजिट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन सुप्रीम पॉसिबल इमेज, अपोजिट को। तो जब आपके लिए अगर मैं इसको मान लूँ कि D है, डेस्ट्रो है, तो ये कौन सा होगा? लीवो। क्लियर है? तो ये बोला जाता है और बुकों में भी लिखा रहता है कि जितना इन्वर्जन बना हुआ है उतना ही क्या होता है? रिटेंशन होता है। मीन्स 50% इन्वर्जन होगा तो 50% रिटेंशन होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। वो भी हम बताएंगे क्यों। बात क्या है कि रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है कि ऐसा मेरे पास मिक्सर, ठीक है, ऐसा मिक्सर जिसमें डेस्ट्रो एंड लीवो दोनों हों, या आप ये समझ सकते हैं कि इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होने चाहिए। तो SN1 रिएक्शन रेसिमाइजेशन होती है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन से भी अटैक करता है और फ्रंट से भी अटैक कर जाता है। लेकिन होता क्या है कि जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है ये लगभग 60% होता है। कितना? 60%। और ये रिटेंशन होता है वो 40% होता है, ठीक है। इसका ये 50-50 नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब अब ये फ्रंट से अटैक करता है तो यहाँ पर स्टेरिक हिंट्रेंस जो होता है एक तरीके से, बल्कि ग्रुप कम होता है तो यहाँ पर लेस हिंट्रेंस होता है। क्या होता है? हिंट्रेंस, ठीक है। मीन्स यहाँ पर स्टेरिक हिंट्रेंस क्या होता है? कम होता है। स्टेरिक हिंट्रेंस का मतलब है कि एल्किल ग्रुप का बढ़ना, मतलब किसी को अटैक होने से रोकना, हिंट्रेंस, बाधा पहुँचाना। यहाँ पर क्या होता है? लेस, यहाँ पर मोर स्टेरिक हिंट्रेंस होता है, मोर हिंट्रेंस, हिंडर। उसका रीज़न क्या है कि जैसे ही यहाँ पर कार्बोकैटायन बना तो यहाँ पर क्या एक लिविंग ग्रुप होगा। कौन सा होगा? X नेगेटिव मान सकते हैं या Cl नेगेटिव। तो जिसके कारण ये इस न्यूक्लियोफिलिक को अटैक करने में रोकेगा भाई, बिल्कुल रोकेगा, क्योंकि इसके आसपास ही होगा ये। तो मोर स्टेरिक हिंट्रेंस किसके कारण होता है? ड्यू टू लिविंग ग्रुप, मीन्स X नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर तो क्या, यहाँ अटैक करने में थोड़ी सी क्या आती है? न्यूक्लियोफिलिक को दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि इन्वर्जन यहाँ कितना बनता है? 60% के करीब होता है, और जो रिटेंशन होता है वो कितना होता है? 40%। 50-50 नहीं होता है। उसका रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि जब फ्रंट से अटैक करता है फ्रंट से तो यहाँ पर मोर हिंट्रेंस होता है, हिंडर्ड है, मोर हिंडर्ड है। किसके कारण होता है? लिविंग ग्रुप के कारण। क्लियर है बात? यहाँ पर लेस स्टेरिक हिंट्रेंस होता है जिससे कि न्यूक्लियोफिलिक आसानी से अटैक कर जाता है। क्लियर? ये आपके लिए देखो SN1 स्टोरियोकेमिस्ट्री में SN1 रिएक्शन क्या होती है आपके लिए? इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम? रेसिमाइजेशन। क्लियर है बात क्या नहीं? तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पर 5 पॉइंट बता दिया है कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो आगे और हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो इसको अभी हम साफ़ कर रहे हैं, नोट करना चाहिए, जल्दी से कीजिए आप नोट, जल्दी, ठीक, साफ़ कर दें, ठीक। अब यहाँ पर जो अगला होगा
पॉइंट उसको हम बताएंगे आपके लिए कि सॉल्वेशन या सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मीन्स आपके SN1 रिएक्शन है या SN1 रिएक्शन के रेट पर सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसको भी साफ कर रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक, देखो अब यहाँ डाल सकते हैं हम 6 पॉइंट इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। मीन्स आप ये समझ सकते हैं कि इसके रेट, जैसे हम जानते हैं कि रेट जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कार्बोकैटायन के। ठीक है, तो सॉल्वेंट का इफेक्ट हम बताएं आपके लिए, उससे पहले हम आपको बताएं कि सॉल्वेंट हमारे जनरली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट, क्लियर है। तो SN1 रिएक्शन में जो यूज किया जाता है वो किया जाता है कौन सा, पोलर। ये SN1 में इसका यूज होता है, बताएंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, पहले इन्हें समझो। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो ये एक तरीके से ये समझ सकते हो पोलर तो होने चाहिए लेकिन H पॉजिटिव ना दें। ठीक है, H पॉजिटिव ना दें। ठीक है, या ये समझ सकते हो कि वेयर हाइड्रोजन एटम do not attached to high electronegative element। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज़्यादातर लिए जाएंगे। इसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे एसीटोन है, क्या एसीटोन, और एक है आपके लिए डाई मिथाइल फ्यूरेन बोल सकते हैं इसको, या फॉर्मामाइड बोल सकते हैं, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। इसका नाम, इसका फॉर्मूला है आपके लिए CH3 का होल ट्वाइस N C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर। एक होता है आपके लिए DMSO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। क्या है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड ये है। ठीक, ये आपके लिए यहाँ पर ये कौन से हैं, देखो इनसे डायरेक्टली ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से आपके लिए हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। मीन्स क्या है, ये हाइड्रोजन नहीं दे सकते किसी को भी। ठीक है, डू नॉट गिव हाइड्रोजन H एटम। ठीक है, पोलर तो हैं ये बट प्रोटिक नहीं है। ये कैसे होते हैं, ये हाइड्रोजन देते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देखो इधर, ये हाइड्रोजन गिव हाइड्रोजन एटम H पॉजिटिव देंगे। क्लियर है, पोलर भी होंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए H2O है, C2H5OH है। ठीक है, और आपके लिए CH3OH, ये सबसे ज़्यादा। इसका एक तरीके से ये समझ लो आप, ये डाई इलेक्ट्रिक इसका कांस्टेंट सबसे हाई रहता है, लगभग 80 के करीब। ठीक है, और इसका रहता है 35 और इसका रहता है लगभग 5। मीन्स आप ये समझ सकते हो कि ये रिएक्शन को बॉन्ड तोड़ने के लिए 80 गुना अधिक अच्छा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम बॉन्ड को वीक कर देता है। मीन्स क्या करता है ये, ठीक है, इसका भी अभी हम बताएंगे क्या है। जैसे ये पहले दो बातें आपको समझनी है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, अब पोलर एप्रोटिक और पोलर प्रोटिक। जो H पॉजिटिव दो हैं लेकिन पोलर हों वो कौन से होंगे आपके, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है। तो SN1 रिएक्शन जो है हमारी, उसमें कौन सा यूज किया जाता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन समझना। होता क्या है, जैसे हम टर्सरी कार्बोकैटायन की बात करें यहाँ पर, ठीक है, और क्या बनता है यहाँ पर, ये
स्लो स्टेप होता है तो कार्बोकैटायन बनता है यहाँ पर आर आर और आर। ठीक है, होता क्या है कि पोलर जब प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, तो पोलरिटी के कारण ये H2O जैसे मैंने ले लिया तो इसके बॉन्ड को पोलर, ये भी पोलर है और ये भी, इसके बॉन्ड को ईजिली तरीके से ब्रेक कर देता है या वीक बना देता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को मतलब मीन्स CX बॉन्ड वीकन्स ड्यू टू H2O। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा है किसकी होती है, H2O की। क्लियर है, तो पोलर के कारण तो ये क्या करता है कि इस बॉन्ड को वीक करता है, ठीक है, CX बॉन्ड को, जिससे ईजिली से कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाए। अब प्रोटिक का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको पता है कि X नेगेटिव निकला, ठीक है, अब ये क्या करता है, दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि ये कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज भी बनाता है। ठीक है, जितना अच्छा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगी। ठीक है, अब वो बनाता है, या इसको क्या करता है, ये जो X नेगेटिव है जो बैकवर्ड रिएक्शन में नहीं जाए, इसलिए ये क्या करता है, H पॉजिटिव इसको घेरे रखते हैं, जिससे कि ये रिएक्शन को आगे नहीं होने दे, मतलब ठीक है, ये घेरे रखेंगे तो ये इसके साथ रिएक्शन करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जा सकेगी, इसको रोके रखेंगे। इसलिए जो H2O होगा वो क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन के साथ क्या बनाएगा, आपके लिए बॉन्ड बना लेगा, जो कि बहुत ही आपके लिए H और H कई मॉलिक्यूल इसके ऐड होकर क्या बना लेंगे, इसके साथ ये बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, कई मॉलिक्यूल अटैच होकर कार्बोकैटायन के साथ लार्जर नंबर में, तो इसकी स्टेबल बना देते हैं, इसे क्या बना देते हैं, स्टेबल, जिससे कि रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और फास्ट होने लगती है। क्लियर बात, मीन्स आप ये समझो कि इसमें SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या है, एक तो जो लिविंग ग्रुप है उसको रोके रखना, जिससे कि वो दोबारा से अटैक ना करे। ठीक है, वो किस तरीके से, वो इस तरीके से आप समझो। दूसरा, कार्बोकैटायन के साथ जो H2O है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पार्शली पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव से अटैक करेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वाटर के कार्बोकैटायन को अपने तरीके से घेर लेते हैं, जिससे कि वो स्टेबल बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट। इसलिए SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है, आपका H2O है। इसी पोलर के कारण ये बॉन्ड इसको क्या कर देता है, वीक कर देता है। इसी प्रॉपर्टी को डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, किसी भी बॉन्ड को वीक करने की प्रॉपर्टी, मीन्स अगर H2O किसी भी बॉन्ड को वीक कर रहा है तो वो क्या हुआ आपके लिए कि उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी, आपकी डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने बता दिया सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा एंड आपके लिए जो लिविंग ग्रुप है उसको रोकने की कैपेसिटी किसमें, प्रोटॉन में। प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव। क्लियर है, तो उसको रोके रखता है, जिससे कि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए। क्लियर है कि नहीं बात, ठीक। तो ये इसका पॉइंट है आपके लिए 4 पॉइंट, ठीक, वो 5 पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट हम आपको बताएंगे, इससे पहले इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखें 6 बता दिया, 7 पॉइंट। ठीक है, जो SN1 रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टी है या किस किस चीज़ पर इसका रेट इफेक्ट करता है। ठीक है, मैं यहाँ बता रहा हूँ ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन कह लें या एल्किल हैलाइड। ठीक है, देखो एल्किल हैलाइड में जो टर्सरी एल्किल हैलाइड है वो ज़्यादा होता है, मतलब फास्ट रिएक्शन करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और होगा आपके लिए कौन सा, CH3X। अगर इसी तरीके से कार्बोकैटायन का ऑर्डर, कार्बोकैटायन का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर वो भी यही होगा, एक टर्सरी, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी एंड CH3 और आपके लिए पॉजिटिव। ऐसा होता क्यों, देखो टर्सरी कार्बोकैटायन का मीन्स है ये CH3, ठीक,
और सेकेंडरी कार्बोकैटायन आपके लिए ये होगा, और प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होगा आपके लिए CH2 पॉजिटिव और CH3, और मिथाइल कैटायन क्या है आपके लिए CH3 पॉजिटिव। देखो इसमें दो रीजन हम बता सकते हैं, एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट अधिक होगा, इसकी स्टेबिलिटी, ये इलेक्ट्रॉन देकर इसको स्टेबल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें हम तो देखो 3 यहाँ पर, ये 11th क्लास में बताया जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 यहाँ पर 3H यहाँ मतलब 9H हमारे क्या हैं हाइड्रोजन, किसके आपके हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जितना अधिक हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही स्टेबल क्या होगा आपके लिए कंपाउंड होगा। इसमें कितने 6H हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसमें कितने 3 हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 हाइड्रोजन क्या है आपके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक, इसमें कोई भी नहीं है, इससे कोई भी आपके लिए कार्बन अटैच नहीं है जिससे हाइड्रोजन हो, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। ठीक है, मीन्स आप ये कह सकते हो कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट अधिक है, लेकिन हम डोमिनेट क्या करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, ये ध्यान रखना। जब कभी भी आप कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी देखें तो वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएं, वैसे तो रेजोनेंस भी आएगा, अभी हम बताएंगे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी, जितना अधिक स्टेबल होगा उतना ही आपके लिए SN1 रिएक्शन फास्ट देगा, उसका रेट होगा क्या तो बहुत ही फास्ट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेट इस रिएक्शन का किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतना ही रिएक्शन का रेट क्या होगा आपके लिए फास्ट होगा। तो हम इसलिए ही तो लगाते हैं कि टर्सरी कार्बोकैटायन स्टेबल अधिक है, इसलिए SN1 रिएक्शन क्या दिखाएगा, फास्टर दिखाएगा। मीन्स कार्बोकैटायन जो होगा उस पर न्यूक्लियोफिलिक ईजिली तरीके से अटैक कर जाएगा। ये तो इसकी बात हुई भाई कि एल्किल हैलाइड के कार्बोकैटायन किस पर हाइपर कॉन्जुगेशन पर डिपेंड करते हैं। इसमें और भी हम आपको कार्बोकैटायन बता रहे हैं जो कि स्टेबिलिटी करते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए वैसे तो 11th क्लास में कार्बोकैटायन क्या होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी हम आपके लिए कुछ बता रहे हैं, आपको कुछ क्वेश्चन से लेकर भी बताएंगे, वैसे भी जैसे मैंने कहा आपके लिए कार्बोकैटायन ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, एक मैंने ये ले लिया, ठीक है, एंड एक ले लिया आपके लिए ये Cl। आपसे कहे कि इसका हाइड्रोलाइसिस कहें या SN1 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक किससे ईजिली तरीके से अटैक होगा। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड किसमें ईजिली तरीके से होगा। तो देखो ये एलाइलिक हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड, ये ध्यान रखना। एलाइलिक हैलाइड का जो कार्बोकैटायन होगा वो यहाँ से होगा, यहाँ से H, तो क्या बनेगा CH3, वो CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ से हटाओ और CH2 पॉजिटिव। ठीक है, और इसी का अगर यहाँ से ब्रेक होगा बॉन्ड तो क्या बनेगा C पॉजिटिव, ये सेकेंडरी बन जाएगा आपके लिए। ये क्या होगा, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, एल्किल कार्बोकैटायन बोल सकते हैं, कार्बोकैटायन है। तो इसमें रेजोनेंस देखो, ये रेजोनेंस बनाएगा, होगा क्या CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मीन्स इस पर पॉजिटिव आ गया। होगा क्या कि यहाँ पर रेजोनेंस के कारण ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। ठीक है, एज कंपैरिजन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस, अगर मैं फैक्टर कहूँ तो रेजोनेंस को रखेंगे प्रीफेयर, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को, ये ध्यान रखना है आपके लिए। रेजोनेंस अगर दिखा रहा है हमारे लिए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि रेजोनेंस वाला अधिक स्टेबल होता है, क्योंकि डिलोकेलाइजेशन हो जाता है किसका, आपका पॉजिटिव चार्ज का। क्लियर है बात कहने। तो किस में फास्टर होगी भाई, एलाइलिक हैलाइड में सबसे ज़्यादा फास्टर होगी। एलाइलिक जो आपके लिए हैलाइड है, ठीक है,
हैलाइड है, उसमें SN1 रिएक्शन है, उसका हाइड्रोलाइसिस ईजिली तरीके से हो जाएगा किससे, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक है। अगर यहीं हम बात करें आपके लिए किसकी, देखो आपके लिए बेंजाइलिक कार्बोकैटायन मीन्स आपके लिए बेंजाइलिक हैलाइड ये होगा। ठीक, तो यहाँ से कार्बोकैटायन यहाँ से मिलेगा तो क्या मिलेगा हमें, CH2 पॉजिटिव। ठीक है, एक ये है मान लो आपके, और एक ले लिया हमने क्या, CH3 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 और यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड, और ये है आपका बेंजाइलिक हैलाइड, हैलाइड। क्लियर है। अब इसमें भाई हाइड्रोलाइसिस किसका ईजिली तरीके से होगा, वो होगा टर्सरी एल्किल हैलाइड का। ठीक है, क्योंकि टर्सरी एल्किल हैलाइड में ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ एक्सेप्शनल है कि टर्सरी एल्किल हैलाइड मोर स्टेबल होता है किससे, आपको बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड से। ठीक, तो इसमें टर्सरी में सबसे ज़्यादा स्टेबल आपके लिए क्या होगा, फास्टर होगा टर्सरी एल्किल हैलाइड में। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा आपके लिए, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, टर्सरी। ठीक है, तो इसको मैं साफ करके और भी आपको थोड़ा बताऊंगा। ठीक, तो ये आपके समझ में आ गया कि रेजोनेंस को भी हमें प्रीफेयर करना है। ठीक है, कब करना है, जब आपके लिए रेजोनेंस बना रहा है। ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन और अगर इंडक्टिव इफेक्ट बराबर आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमें देखना है इंडक्टिव इफेक्ट को। क्लियर है क्या नहीं। ठीक, ये बात आपको समझ में आ जाए। और जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतना ही आपके लिए SN1 रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, उसका रेट क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक, ये बात आपके लिए यहाँ पर समझनी है। ठीक, और केस देखते हैं। ठीक है, जैसे आपके लिए अगर मैं ऑर्डर बताऊं तो सबसे अधिक जो होता है ऑर्डर स्टेबिलिटी का, ठीक है, वो टर्सरी एल्किल हैलाइड, उसके बाद होता है बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, फिर उसके बाद होता है एलाइलिक हैलाइड, फिर उसके बाद सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, फिर आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड, उसके बाद होता है आपका मिथाइल हैलाइड, कह सकते हैं इसको, CH3X। ये ऑर्डर है आपके लिए। ठीक है, टर्सरी में रिएक्शन क्या होगी, फास्टर होगी। ये ध्यान रखना है, ये सभी क्या, ये अपनी पोजीशन पर बिना अरेंजमेंट किए हुए स्टेबल होने चाहिए। ये बात आपके लिए समझनी है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है आपके लिए, मान लो कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस किसमें ईजिली तरीके से होगा, तो आपके लिए देखो क्वेश्चन दिया ये, इसको ए नाम दे दो, आपको दे दिया क्वेश्चन ये, ठीक है, बी, और आपको दे दिया क्या, ClC। ठीक है, तो अब देखो ना, ये सिमिलर है, ये यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाएगा, ये यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाएगा, और ये यहाँ पर बनाएगा कार्बोकैटायन पॉजिटिव। आपको पता है ये टर्सरी कार्बोकैटायन होगा, कार्बोकैटायन। ठीक है, CC का मतलब कार्बोकैटायन। ये आपके लिए क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होगा, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, और ये सेकेंडरी एलाइलिक वो कार्बोकैटायन। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होगा आपके लिए स्टेबल, ये तो A ईजिली तरीके से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, फिर B होगा, फिर होगा आपके लिए कौन सा, C। ठीक है, अगर सपोज करो ऐसा हो, ठीक है, कि आपके लिए यहाँ पर मैंने सपोज करो एक एल्किल ग्रुप और लगा लिया, X,
तो यहाँ पर कार्बोकैटायन क्या बनेगा, ये, ठीक है। तो ये जो कार्बोकैटायन बना है इसको भी सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कहेंगे, ठीक है। तो ये स्टेबल होगा किससे, आपके लिए जो एलाइलिक कार्बोकैटायन उससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर इसमें और इसमें कंपैरिजन किया जाए, ठीक है, तो आपके लिए ये यही ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। टर्सरी कुछ केसेस हैं। और इसमें देखो आपके लिए, जैसे सपोज करो आपके लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल की बात करते हैं, तो यही हम आपके लिए समझ लें कि जैसे सपोज करो आपके लिए ये है, ठीक है। एक है आपके पास एक आपके लिए ये है, देखो ये टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड है, ये टर्सरी एलाइलिक हैलाइड है, और ये है आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड। देखो इसमें सभी में अगर मैं यहाँ से हेलोजन को रिप्लेस करूँ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको हटाकर यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ भी पॉजिटिव। अब इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये देखो, तो सबसे ज़्यादा है बेंजाइलिक हैलाइड। देखो इसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो इसके पास रेजोनेंस है अधिक, 3 रेजोनेंस बना सकता है ये, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी अधिक है। देखो 3 और 3 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसके कारण ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो टर्सरी जो बेंजाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर आपका टर्सरी एलाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके लिए टर्सरी एल्किल कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर देखो, इन दोनों में रेजोनेंस फैक्टर लग रहा है, इसमें रेजोनेंस भी होगा और क्या है 6 हाइपर कॉन्जुगेशन में, इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेशन हैं लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एक ऑर्डर, ठीक है। कि अब आपसे क्या किस में SN में रिएक्शन फास्टर होगी, तो टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड में SN में रिएक्शन फास्टर होगी। क्लियर है बात कहने, ठीक है। अगर मैं यही एक और केस आपके लिए बताऊं, जैसे कि इस केस में, ठीक है, तो जैसे आपने पहला लिया ये, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है। एक हमने क्या किया, या मोनोफिनाइल मिथाइल बोल सकते हैं, मोनोफिनाइल और मिथाइल कैटायन, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, मैंने एक यहाँ से हाइड्रोजन हटा दिया, एक बेंजीन और लगा दिया ऐसे, H पॉजिटिव, इसको बोल सकते हैं डाईफिनाइल मिथाइल कैटायन। क्लियर है। ऐसे एक हाइड्रोजन हटा के मैंने एक और बेंजीन लगा दिया पॉजिटिव, एक ये हो गया आपके लिए, एक बेंजीन आपने ये लगा दिया, एक बेंजीन आप यहाँ बना लो ये, ठीक है। इसको बोलेंगे ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन या कैटायन ही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये। इसका रीज़न क्या है, देखो एक जो है आपके लिए फिनाइल मिथाइल कैटायन है, या इसको बेंजाइलिक कैटायन कहेंगे, वो 3 रेजोनेंस बनाता है। तो इसमें 2 बेंजीन लगी हुई हैं, तो ये कितने बनाएगा 6 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसमें 2 बनी है तो 6 बनाएगा, इसमें 3 बेंजीन लगी हुई हैं तो इसमें 9 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा आपके लिए, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर देगा, पूरी तरीके से डिस्पर्ज
करेगा, ठीक है, एक तरीके से डिलोकेलाइजेशन करेगा। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर मैं मान लो कि बेंजाइलिक से 3 बेंजीन अटैच करता हूँ तो 3 बेंजीन वाला अधिक स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें अधिक रेजोनेंस बनेंगे, और जितनी रेजोनेंस बनती है या जितना पॉजिटिव चार्ज डिलोकेलाइजेशन होता है उतना ही कंपाउंड या आयन आपके लिए क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की बता दी है, ठीक है। तो ये आप समझ लें कि जो मैंने आपके लिए जो ऑर्डर बताया है, आपके लिए जो 7 पॉइंट बताया है, ठीक है, उसमें क्या बताया, एक तो ऑर्डर कार्बोकैटायन का, ठीक है, कौन कौन से स्टेबल रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि टर्सरी कार्बोकैटायन बेंजाइलिक और विनाइलिक से अधिक वो एलाइलिक से अधिक स्टेबल रहता है, फिर सेकेंडरी रहता है लगभग, ठीक है। और उसके बाद कुछ मैंने आपके लिए यहाँ पर ये कंडीशन बता दी, ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए पॉइंट है। अगर ये क्लियर हो रहा है तो आपको SN1 रिएक्शन का आंसर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसको भी आप नोट कर लें, फिर मैं अगला पॉइंट भी इसमें आपको बताऊँगा, ठीक है। 7 पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट भी। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो इसमें 8 पॉइंट, ठीक है। आप ये कह सकते हैं इसमें जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, आपके एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। एक्जोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज होना, मीन डेल्टा H जो है इसका वो कम होगा, किससे, 0 से। ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा इसलिए होता है जनरली, जैसे यहाँ CX बॉन्ड ब्रेक होता है और फॉर्मेशन क्या होता है आपका, CO बॉन्ड। जब ये फॉर्मेशन होता है तो अगर स्टेबल देखो तो ये अधिक स्टेबल है H कंपैरिजन इससे, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से हीट क्या होती है, रिलीज होती है, क्योंकि इसको फॉर्मेशन करने के लिए हीट अधिक चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या है, आपकी हीट मतलब प्रोडक्ट की हीट अधिक होगी। जब प्रोडक्ट की हीट अधिक होगी तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, एक्जोथर्मिक, ठीक है। अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूँ, ठीक है, ग्राफ अगर मैं यहाँ डिटरमाइन करके बताऊँ कि रिएक्शन कोऑर्डिनेशन और यहाँ एनर्जी का ग्राफ लूँ, ठीक है, एनर्जी, तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आता है SN1 रिएक्शन का। ये ठीक है, होता क्या है, यहाँ से रिएक्शन एल्किल हैलाइड है आपके लिए, ठीक है, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है, ठीक, यहाँ आकर आपके लिए कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाता है टर्सरी, फिर यहाँ आकर क्या होता है आपके लिए, यहाँ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक, यहाँ आकर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है, तो कुछ इस तरीके से बनाता है टर्सरी कार्बोकैटायन से, ठीक है। ये इसको यहाँ आकर क्या होता है, आपका मेन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक। तो यहाँ देखो ये इस ग्राफ को, ये एक्जोथर्मिक इसलिए क्योंकि हीट रिलीज होती है, अधिक हीट रिलीज हो रही है। तो इसका एक तरीके से ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो जिगजैग मोशन में आता है, ठीक है, होता कुछ इस तरीके से, क्लियर। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है कि इसमें रिएक्शन कैसी होती है आपकी, एक्सोथर्मिक, ठीक। अगला पॉइंट आप देखो, इसको मैं साफ करूँ तो अगला पॉइंट इसमें आप देखेंगे कि क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट, ठीक। तो इसको 9 पॉइंट डाल सकते हैं आप, 9, ठीक है। तो यहाँ डाल सकते हो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने लिया कुछ इस तरीके से, यहाँ आपने लिया Cl, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो देखो यहाँ से हेलोजन निकलेगा तो क्या बनेगा मेरे पास, CH3H और CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन है, ठीक। ये कौन सा आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन है, क्लियर है। न्यूक्लियोफिलिक जब अटैक करेगा मान लो दूसरे स्टेप में, OH नेगेटिव मान लो आपने, तो क्या बनाएगा आपके लिए, CH3, CH और CH3 और CH2
OH। क्लियर। लेकिन क्या इसके पास एक कंडीशन क्या है, एक इसके पास पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी क्या है, अरेंजमेंट करना। मीन्स किसी तरीके से हमें क्या होता है, एसएनएमआर रिएक्शन के लिए हमें कार्बोकैटन स्टेबल चाहिए। क्लियर है। तो स्टेबल बनाने के लिए, स्टेबिलिटी करने के लिए यहाँ अरेंजमेंट हो सकता है। हो कैसे सकता है, ये जो हाइड्राइड आयन है, ठीक है, वो यहाँ शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 1 to H नेगेटिव शिफ्ट बोलते हैं इसे, मतलब 1 और 2 पोजीशन पर, पास पर, ठीक है, शिफ्ट, ठीक है। और H नेगेटिव मतलब हाइड्राइड, तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो CH3 CH3 यहाँ पॉजिटिव हो गया और ये हो गया आपका CH3। अब ये बताइए, प्राइमरी कार्बोकैटायन था, ठीक, ये कौन सा बना आपका, टर्सरी कार्बोकैटायन। अब इसमें स्टेबल कौन सा हुआ, ये क्या हुआ आपका, मोर स्टेबल, ठीक है, ये हम जानते हैं, ठीक है। ये कैसा हुआ आपके लिए, लेस स्टेबल। तो अगर यहाँ पर अटैक करेगा आपके लिए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनाएगा आपके लिए, CH3 COH और आपके लिए CH3 और CH3। तो ये कंपाउंड यहाँ पर कैसा होगा आपका, मेजर, और ये कंपाउंड कैसा होगा यहाँ पर, माइनर। उसका रीज़न क्लियर है, क्योंकि रीअरेंजमेंट करने पर, ठीक है, हमें यहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन फाइंड हो रहा है। तो यहाँ पर एसएनएमआर रिएक्शन में रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, ठीक है। इसका एक और हम कर सकते हैं कि रीअरेंजमेंट का मतलब है, जैसे हाइड्राइड आयन और आपके लिए मिथाइल आयन और फिनाइल आयन, इनका रीअरेंजमेंट होता है, C6H5 नेगेटिव। इनका अगर रीअरेंजमेंट करके स्टेबल आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आपके लिए वही मेजर कंपाउंड बनेगा और उसको आपको देखना है कि स्टेबिलिटी किस तरीके से आ रही है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि जब कोई भी अगर अधिक स्टेबल आ रहा है बिना रीअरेंजमेंट किए हुए, ठीक है, तो उसमें एसएनएमआर रिएक्शन फास्टर हो गई, ये बात समझनी है, ठीक है। रीअरेंजमेंट क्योंकि रेट जो डिपेंड करता है किस पर, स्लोएस्ट स्टेप पर। अब क्या होता है कि पहला स्टेप यहाँ पर बना कार्बोकैटायन, ठीक है, तो ये पहला स्टेप में कार्बोकैटायन तो प्राइमरी बना, लेकिन हमने रीअरेंजमेंट करके ही तो आया था टर्सरी कार्बोकैटायन। तो ये ध्यान रखना है, जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन लूँ, ठीक है, क्वेश्चन ये कहें कि आपके लिए ये है कंपाउंड, समझना मेरी बात, यहाँ इसको A डाल लो और आपने ये ले लिया टर्सरी कार्बोकैटायन, और एक ले लिया आपने ये, चलो कार्बोकैटायन ही लिख लो, ठीक है। इसको B डाल लो, इसको C डाल लो, और एक कर लिया आपने क्या, सेकेंडरी। इसको पता है आपके लिए क्या है, ठीक है। अब जनरली क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्सरी, फिर उसके बाद कौन सा होगा ये, फिर क्या होगा ये, फिर होगा आपके लिए ये, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी है। ये सही है, ऑर्डर बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, इसमें पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। इसमें रीअरेंजमेंट करके क्या बन सकता था, आप टर्सरी कार्बोकैटायन बना सकते थे, बिल्कुल सही है। आपने किसका रीअरेंजमेंट कर दिया, इस H को हाइड्राइड आयन का यहाँ रीअरेंजमेंट। लेकिन ये पहले तो ये बना था, इसलिए आपके लिए जब भी कभी ये ऑर्डर आए, ठीक है, तो ऑर्डर इसका क्या रहेगा, B सबसे सही रहेगा आपके लिए, एसएनएमआर रिएक्शन दिखाएगा, फिर A दिखाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके लिए इसको मान लिया आपने D, तो D दिखाएगा सेकेंडरी है, ठीक है, और फिर दिखाएगा आपके लिए C। क्लियर है, प्राइमरी। लेकिन इसको समझना है, जिसने भी रीअरेंजमेंट पढ़ा है जिस बच्चे ने, वो समझ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ। ऑर्डर सही रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट के बाद हमें स्टेबिलिटी नहीं देखनी, ठीक है, वो आपको बात यहाँ पर समझनी। वैसे जनरली रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पर देखना है कि कंपाउंड में किस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है। क्लियर है बात क्या नहीं, ठीक। तो यहाँ पर मैंने आपको कई एग्जाम्पल भी आपको समझाए हैं, और ये आपके लिए कितने 9 पॉइंट लगभग आपको
बता दिए हैं मैंने, किसमें SN1 रिएक्शन में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको उनको अच्छे तरीके से स्टडी करना है। SN1 का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। अगर जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए वो सभी पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। क्लियर है बात क्या नहीं? ठीक है, तो अगली नेक्स्ट आपके लिए वीडियो में हम SN2 रिएक्शन बताएंगे। SN2 लगभग इसके जस्ट अपोजिट ही है, ठीक, तो उसमें कोई भी आपकी परेशानी वाली बात नहीं है। पहले SN1 को अच्छे तरीके से स्टडी करो, ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे तरीके से करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।